दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 22,672 परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा हो चुका है। पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई, जिसका सीधा प्रसारण भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में भी किया गया। इस दौरान जिले के कई लाभुक कार्यक्रम से जुड़े और अपने पक्के आशियाने की खुशी साझा की। अभी तक एलपीजी और पेट्रोल की जंग लड़ रहे बिहार के लोगों के सामने चीनी भी कड़वा मुंह बनाकर सामने आ गई है। बाजार में तेजी से बढ़ा रेट काफी हद तक घर का बजट बिगाड़ने को काफी है। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि तय से ज्यादा स्टॉक रखा तो मुकदमा होगा। बिहार में चीनी के बढ़े रेट पर कालाबाजारी न हो, इसको लेकर बिहार सरकार भी फ्रंट फुट पर आ गई है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अगर कोई कारोबारी तय से ज्यादा मात्रा में चीनी का स्टॉक जमा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। यही नहीं, शुगर मिल वालों के लिए भी नियम लाया गया है। शुगर मिल मालिक भी अपने गोदाम में एक हफ्ते से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। बिहार के गन्ना मंत्री संजय कुमार ने चीनी के स्टॉक की जांच के ऑर्डर भी दे दिए हैं। आज का मौसम 22 अगस्त 2026। देश में आज मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यानी 2 अगस्त के लिए यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं। वहीं पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात का कहर देखने को मिलेगा। कुछ पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की भी चेतावनी है। किसानों के फसल को नुकसान की आशंका है। वहीं नदी और समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तेज आंधी के चलते किसानों के फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि बिहार की राजकोषीय स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है। राज्य भारी कर्ज के बोझ तले दब चुका है और कुल सार्वजनिक ऋण में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाये और विकास कार्यों के लिए समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। बिहार में अब रात 9:55 के बाद बजाया दी गई लाउडस्पीकर तो पुलिस आकर एक्शन लेगी। दरअसल बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। हाई कोर्ट ने डीजे, तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर और प्रेशर हॉर्न पर लगाम लगाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा विशेष बैठक की। आईजी ने शहर में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों और रात में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राज्य के हित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर संवाद किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कभी अस्पताल में पिस्तौल, कभी मंच पर डांसर के गाल में चुम्मा, कभी गाली गलौज और कभी मीडिया से बहस, कभी ट्रेन के अंदर अधोवस्त्र में कूपे में घूमते दिखने वाले जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल के तेवर अब उतर चुके हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल अब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके मेंटर हैं। देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए हम आए ही हैं। दिल्ली में प्रभारी से और प्रत्यक्ष जितने लोगों से हमने बातचीत की, बोला कल ही ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उनके दिलो दिमाग में क्या था, नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पुण्यतिथि था, इसके कारण कार्यक्रम टल गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 88,000 रुपए की संदिग्ध जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है। मामले में 2 लोगों को पकड़ा गया है।
बरामद नोटों में 500 रुपए के कुल 176 नोट शामिल हैं। माना जा रहा है कि तस्करी के इस लिंक की जड़ें काफी गहरी हैं। एसएसबी की सीमा चौकी महुआ को सूचना मिली थी कि मोतिहारी से संदिग्ध जाली भारतीय मुद्रा तस्करी के उद्देश्य से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने लखौरा थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान इस इलाके में काफी कड़ाई से चेकिंग शुरू की गई। काफी देर तक चेकिंग चलती रही, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे थे जिनके बारे में खुफिया खबर मिली थी। नालंदा राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के कार्यक्रम में नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कयास लगाए जा रहे थे। हमारी पार्टी को लेकर कहा जा रहा था विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला, घोषणा होने वाली है, हो चुका है, बस कुछ बाकी है। आप लोग भी कभी कभी सुनकर परेशान होते थे, तो लोग तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज फिर से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था। लखीसराय बीते सोमवार यानी 17 अगस्त को लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ की जिलास्तरीय जांच रिपोर्ट आ गई है। एडीएम नीरज कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट डीएम शैलेंद्र कुमार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हादसे के लिए जिम्मेदार बड़े प्रशासनिक अधिकारियों या मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पूरी तरह से बचा लिया गया है। रिपोर्ट में प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट को क्लीन चिट देते हुए सारा दोष बिजली विभाग और भवन प्रमंडल विभाग पर मढ़ दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटना अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी पटना में 2 अलग अलग अभियानों में पुलिस की ओर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना ईस्ट इलाके में डॉक्टरों और व्यापारियों को निशाना बनाने की योजना बनाते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अगमकुआं पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक और शख्स को दबोचा है। सिंगापुर में रहने वाली लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को बहुत ही सख्त संदेश देते हुए एक नसीहत दी है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं है। मेरे माता पिता पर अगर कोई अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो मेरी तरफ से उसे जवाब बिल्कुल वैसी ही भाषा में मिलेगा। रोहिणी ने कहा है कि वो भी जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी। रोहिणी आचार्य ने आगे एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी जी ने लालू जी और राबड़ी देवी जी के बारे में किसी के उस बयान को संदर्भ में रखकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस बयान से लालू जी और राबड़ी देवी जी का कोई लेना देना और सरोकार नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास और राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के अनुसार बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़े विषयों और बिहार में पर्यटन के विकास सहित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बिहार के हित से जुड़े अन्य विषयों को भी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखा गया। पटना के गर्दनी बाग में टीआरई चोरी समेत शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गोपालगंज पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने छात्रों को बिहार का भविष्य बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार की सियासत में एक बयान ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि अब लालू परिवार और मांझी परिवार आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि वाले बयान से शुरू हुई सियासी तल्खी अब निजी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने तेजस्वी यादव पर बेहद गंभीर और निजी सवाल उठा दिए। रोहिणी आचार्य ने जीतन राम मांझी की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उनके लिए माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है और यदि कोई उनके माता पिता के खिलाफ अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो वह उसी भाषा में जवाब देंगी। बिहार की सियासत में अब राजकोषीय सेहत और बढ़ते कर्ज को लेकर घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार की आर्थिक स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और सरकार के पास कर्मचारियों, पेंशनधारकों, ठेकेदारों और विकास योजनाओं के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की राजकोषीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और कुल सार्वजनिक ऋण में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। उनके मुताबिक राज्य को गंभीर आर्थिक संकट की तरफ धकेला जा रहा है। हालांकि ये दावे नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं। इनके अलग अलग आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। देश में चीनी की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम आदमी की जेब का जायका बिगाड़ दिया है। महज 3 महीनों में चीनी के दाम करीब 40% तक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही गुड़, चावल और मक्के के आटे की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र और बिहार सरकार दोनों ने बाजार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों पर नकेल कसी जाए। कम आमदनी और बढ़ते खर्च के बीच बिहार सरकार ने अब सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाली योजनाओं और गैर जरूरी खर्चों पर बोझ डालने वाली योजनाओं, वित्तीय दबाव के बीच पर लगाम कसना फैसला किया है कि जिन पुरानी योजनाओं का मकसद पूरा नहीं हो रहा या जो अब उपयोगी नहीं रह गई हैं, उन्हें पूरी तरह बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसी योजनाओं के लिए विभागों की ओर से बजट की मांग करने भी पाबंदी लगा दी गई है। दरभंगा पहुंचे राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दरभंगा में पीट कर हत्या किए गए फैज अहमद खान और स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार शाह के परिजनों से मुलाकात की। दोनों परिवारों से घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद तेजस्वी यादव ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि क्रिमिनल डिसऑर्डर बन चुकी है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब 200 राउंड गोलियां नहीं चलती हों। उन्होंने कहा कि राज्य के अखबार अपराध की खबरों से लाल हो गए हैं। देश में साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और मोबाइल नंबरों के जरिए होने वाले वित्तीय फर्जीवाड़े पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दूरसंचार विभाग यानी दूत ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर एक बड़ा और सख्त फरमान जारी किया है। नए नियम के तहत अब किसी भी शख्स के नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं तो उसे नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल, फर्जी सिम और साइबर ठगी के बढ़ते जाल पर लगाम लगाना है। जमुई, इंतहा हो गई इंतजार की। यह पंक्तियां जमुई जिले के खैरा प्रखंड की हरनी पंचायत अंतर्गत जथर और कैरवातरी गांव के ग्रामीणों की बदहाली पर सटीक बैठती हैं। आजादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोग एक अदद पक्के पुल के लिए तरस रहे हैं। करीब 150 मीटर चौड़ी नदी बरसात के मौसम में उफान पर आते ही इस गांव का संपर्क मुख्यधारा से पूरी तरह काट देती है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खोखले आश्वासनों से तंग आकर अब ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर बांस बल्ले का अस्थायी पुल बनाना शुरू कर दिया है। करीब 250 से 300 की आबादी वाले इन गांवों में, जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं, जीवन बेहद कठिन हो चुका है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार कर अरुण माबांक जाना पड़ता है। सुपौल, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को समाहरणालय परिसर से विशेष प्रचार अभियान का आगाज किया गया। सुपौल के जिलाधिकारी डीएम सावन कुमार ने प्रचार वाहन और नुक्कड़ नाटक मंडली को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन और नुक्कड़ नाटक की टीम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सुपौल के तहत आने वाले 4 प्रमुख प्रखंडों सुपौल सदर, किशनपुर, पिपरा और त्रिवेणीगंज के कुल 14 चयनित स्थानों पर पहुंचेगी। यहां टीम कला एवं अभिनय के माध्यम से ग्रामीणों को मुफ्त बिजली योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन करने की आसान प्रक्रिया की जानकारी देकर जागरूक करेगी। पटना, टीबी मुक्त बिहार के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज जीएचएस के सहयोग से पटना में राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों को अभियान की उपलब्धियों, नवीन गतिविधियों और भविष्य की रणनीतियों से अवगत कराया गया। शिवहर, जिले में चल रही विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को ससमय और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने की जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता के तहत जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने कटैया बांध पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम निर्माणाधीन बांध और सड़क का सामने में ही फीता उठाकर नापजोख करवाने लगी। निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों व संवेदक ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सुपौल कोसी क्षेत्र में बाढ़ और कटाव से प्रभावित परिवारों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कोसी नव निर्माण मंच KNM की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय के डिग्री कॉलेज चौक के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। धरना समाप्ति के पश्चात मंच के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी सावन कुमार से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। डीएम ने मांग पत्र की समीक्षा के बाद कटाव पीड़ितों को गृह क्षति का लाभ दिलाने और पुनर्वास से जुड़ी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के शहरी विकास, आवास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा के विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव ने चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की है। ये आरोप लगाया गया है कि निर्वाचित विधायक ने लंबित सभी आपराधिक इतिहास जांच की जानकारी नामांकन पत्र के साथ नहीं दी है। इस मामले पर जस्टिस अशोक कुमार पांडे की एकल पीठ ने की। बेतिया एक युवती के अपहरण मामले में चनपटिया थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव से गिरफ्तार किरण देवी को छुड़ाने के लिए मंगलवार की रात ग्रामीणों की भीड़ ने नवलपुर थाने पर धावा बोल दिया। आक्रोशितों की भीड़ ने पकड़ी गई महिला को छुड़ाने के लिए ऑन ड्यूटी पुलिस से मारपीट भी की। हालांकि थाने पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। पुलिस ने न सिर्फ ग्रामीणों की धुनाई की बल्कि मौके से 9 लोगों को भी दबोच लिया। पकड़े गए सभी ग्रामीण गिरफ्तार महिला किरण देवी के गांव क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। कैमूर आजादी के बाद भी गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू हो गया है। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड की ढढ़हर पंचायत में पिपरी पुलिया से उत्क्रम उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ारी तक कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू है। पूर्व मुखिया भाई चंद्र रावत व मनोज राजभर सहित करीब आधा दर्जन लोग पिपरी गांव के पास अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों ने इसकी लिखित सूचना कैमूर डीएम समेत संबंधित अधिकारियों को दी है। पटना क्या बिहार में सम्राट सरकार प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के डबल अटैक से दबाव में है। मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। जानकारों का कहना है कि नीतीश शासनकाल की तुलना में मौजूदा सरनायक सरकार के इकबाल में कमी आई है। मौजूदा सरकार सवालों से घिरी हुई है। आखिर एनडीए सरकार की शासकीय दक्षता कैसे बहाल होगी? क्या नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए को संकट से उबारेंगे? क्या नीतीश सचमुच सुपर सीएम हैं? आखिर भाजपा का कोई बड़ा नेता इस मुश्किल घड़ी में बिहार आकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? पटना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण में कटौती की खबरों को उच्च शिक्षा विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के प्रावधानों में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता का दायरा और आसान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और केंद्रीय योजनाओं से जोड़कर अधिक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जो पिछले वर्ष के 886 करोड़ रुपए से 64 करोड़ रुपए अधिक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर रार छेड़ दी है। दिलचस्प तो यह है कि यह रार वे तब छेड़ रहे हैं जब नीतीश कुमार अपनी राजनीति को विराम देने की स्थिति में नहीं है। यूं ही नहीं जनता दल अक्टूबर में उनकी बिहार यात्रा को अंजाम देने में नहीं लगी है। बजाबते नीतीश कुमार अपने उस वादे को निभाने आ रहे हैं जो उन्होंने राज्यसभा जाने की क्रम में जनता और जदयू के कार्यकर्ताओं से कर गए थे। आखिर नीतीश के सामने विकल्प बनने की रार क्यों छेड़ दी उपेंद्र कुशवाहा ने? वो भी तब जब नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को अपनी विरासत की बागडोर थमा दी है। जानिए राजनीति की इस कदमताल को। पटना पीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज हो गया है। गर्दनीबाग में धरने पर अभ्यर्थियों से मुलाकात करने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि वे बाय मिस्टेक मंत्री बन गए हैं और उन्हें जनता का आदेश मानना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने साफ किया कि उनकी पार्टी हर मोड़ पर अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। गया जी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पूजा पाठ पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान और पूजा पाठ को लेकर एक बार फिर खुलकर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है,
इसलिए वे खुद पूजा पाठ नहीं करते और दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करना बेकार है। मांझी ने जोर देकर कहा कि माता पिता ही साक्षात ब्रह्मा और विष्णु हैं। उन्होंने अपनी भावुकता साझा करते हुए कहा कि उनके माता पिता ने मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और आज उनके ही आशीर्वाद की बदौलत वे मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचे हैं। बिहार में बुनियादी ढांचे, रोजगार, सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत बक्सर भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड्स एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वहीं युवाओं तक रोजगार से जुड़ी सूचनाएं आसानी से पहुंचाने के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जापान की कंपनी टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बिहार को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। शेखपुरा। बिहार के शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड क्षेत्र के भदौली गांव निवासी संजीत कुमार आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुके हैं। कभी गांव के चौक पर कपड़े की छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले संजीत कुमार अब बेकरी का मालिक बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे। संजीत कुमार की जिंदगी में बदलाव में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन पीएमएफएमई योजना बड़ा हाथ रहा। पीएमएफएमई का लाभ उठाकर संजीत कुमार ने बेकरी उद्योग शुरू किया। मेहनत और लगन से उन्होंने कारोबार को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज बड़े पैमाने पर बेकरी उत्पाद तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनके कारोबार में 10 लोग काम कर रहे हैं। पटना में युवाओं को स्टार्टअप और कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से यूथ कनेक्ट कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप पटना विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 100 से अधिक युवा और उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपने स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने उद्यमियों से बातचीत की और स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि जिन देशों में स्टार्टअप और नई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां विकास के नए अवसर भी बन रहे हैं। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़िया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांका के जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने शुक्रवार को कांवड़िया पथ का पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष से लेकर जमुआ मोड़, भैरोपुर टेंट सिटी, इनारावड़न धर्मशाला, हरखार तथा गोरियारी हरखार स्थित टेंट सिटी तक कई किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कैमूर। आजादी के बाद भी गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू हो गया है। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड की ढड़हर पंचायत में पिपरी पुलिया से उत्क्रम उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ारी तक कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू है। पूर्व मुखिया भाई चंद्र रावत व मनोज राजभर सहित करीब आधा दर्जन लोग पिपरी गांव के पास अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों ने इसकी लिखित सूचना कैमूर डीएम समेत संबंधित अधिकारियों को दी है। राजधानी पटना के एक 2M स्टैंड रोड स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में शुक्रवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने अपने संगठनात्मक ढांचे को धार देने के लिए बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं व्यापक जनाधार से जोड़ने के उद्देश्य से अपनी नई बिहार प्रदेश कमेटी तथा सभी जिला अध्यक्षों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। पार्टी नेतृत्व के अनुसार संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के मार्गदर्शन में हम से का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है। सुपौल जिला मुख्यालय में शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया गया। यातायात थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण यादव के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के व्यस्त महावीर चौक सहित विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की सघन चेकिंग। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए 20,000 से अधिक का ई चालान काटा गया। जांच अभियान के दौरान मुख्य रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों, ट्रिपल लोडिंग करने वालों और वाहन के वैध कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि न रखने वाले चालकों पर शिकंजा कसा गया। चालान काटने के साथ साथ पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजद नेता रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों पर जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है।
दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य पर राजसी और सामंती मानसिकता से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और कहा कि किसी को भी दूसरों के माता पिता व बुजुर्गों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 2 शिक्षिकाओं पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी का चयन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 11 शिक्षकों की सूची में गोपालगंज और बांका की ये शिक्षिकाएं शामिल हैं। आगामी 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करेंगी। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बेंगलुरु में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख निर्माताओं, निर्यातकों और निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को बिहार में उपलब्ध संभावनाओं और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों से अवगत कराया तथा उन्हें बिहार में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्रेयसी सिंह ने बताया कि बेंगलुरु में उनका दिन विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सार्थक संवाद में बीता। उन्होंने कहा कि वस्त्र, चमड़ा, आईटी, आईटीईएस, कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, ऊर्जा, होम फर्निशिंग, इथेनॉल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बिहार में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से जुड़े सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। एसबीआई वेबसाइट पर भी बीएसबीडी अकाउंट के लिए 1 अक्टूबर 2026 से संशोधित सर्विस चार्ज लागू होने की जानकारी दी गई है। नए नियम के तहत बीएसबीडी खाता धारकों को हर महीने 4 कैश निकासी मुफ्त मिलेंगी। इसके बाद की प्रत्येक कैश निकासी पर 15 रुपए और उस पर जीएसटी देना होगा, यानी 5वीं और उसके बाद की निकासी पर ग्राहक के खाते से अतिरिक्त शुल्क कटेगा। एसबी के बीएसबीडी खाता धारकों के लिए महीने में पहली 4 कैश निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन 4 निकासी की सीमा पार होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त कैश निकासी पर 15 रुपए जीएसटी का शुल्क लागू होगा। यह बदलाव बीएसबीडी अकाउंट के लिए जारी संशोधित सर्विस चार्ज का हिस्सा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम पर आज भी लोगों की नजर बनी हुई है। 22 अगस्त 2026 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग होती है। इसकी बड़ी वजह राज्य सरकारों के टैक्स और दूसरे शुल्क हैं। इसलिए आपके शहर में ईंधन का रेट दिल्ली से अलग हो सकता है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ने कुछ ऐसे खातों को लेकर ग्राहकों को अलर्ट किया है जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और खाते में कोई पैसा भी नहीं है। पीएनबी के अनुसार ऐसे खातों को बंद किया जा सकता है। हालांकि खाता धारकों को अपना खाता फिर से चालू कराने का मौका दिया गया है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसे खाते जिनमें 30 जून 2026 तक लगातार 3 साल से अधिक से ग्राहक की ओर से कोई लेन देन नहीं हुआ है और खाते में बैलेंस शून्य है, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। बैंक ने कहा है कि इस कदम का मकसद ऐसे खातों के गलत इस्तेमाल और उससे जुड़े जोखिम को कम करना है। रसोई गैस सिलेंडर हर घर की जरूरी चीज है। ऐसे में एलपीजी की कीमत में होने वाला छोटा बदलाव भी सीधे घर के महीने के बजट पर असर डालता है। 21 अगस्त 2026 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घरेलू सिलेंडर से काफी ज्यादा है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2,738 रुपए है। राम मंदिर अयोध्या प्रासाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऐसे मिठाई उत्पादों की बिक्री को लेकर की गई जिन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था। सीसीपीए के अनुसार इन उत्पादों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के रूप में पेश किया गया था। बिहार के निवेशकों का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। कभी बैंक एफडी, बचत खाते और दूसरे सुरक्षित ठिकानों को तरजीह देने वाले निवेशक अब शेयर बाजार से जुड़े विकल्पों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में म्यूचुअल फंड में लगाए गए कुल निवेश का करीब 81% हिस्सी इक्विटी योजनाओं में पहुंच चुका है। यह आंकड़ा बिहार को देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में सबसे आगे खड़ा करता है। रिपोर्ट की तस्वीर बताती है कि बिहार के निवेशकों में अब सिर्फ पैसा सुरक्षित रखने के बजाय उसे तेजी से बढ़ाने की चाह मजबूत हुई है। खासकर युवा और नौकरी पेशा वर्ग बाजार से जुड़े निवेश विकल्पों में दिलचस्पी दिखा रहा है।
हालांकि इक्विटी में संभावित रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके साथ बाजार के उतार चढ़ाव और जोखिम का पहलू भी जुड़ा रहता है। त्योहारी सीजन से पहले घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने करीब एक दशक बाद कच्ची चीनी के आयात का रास्ता खोलते हुए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। यह चीनी 31 अक्टूबर 2026 तक भारत लाई जा सकेगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने गुरुवार को कच्ची चीनी की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया। इसके तहत टैरिफ रेट खोता TRQ के तहत 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी को बिना कस्टम ड्यूटी के आयात करने की अनुमति दी गई है। बिहार के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले एजुकेशन लोन के नियमों में बदलाव किया है। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई जानकारी के अनुसार 2 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए छात्र बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगर किसी छात्र को 2 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत है तो उसे बाकी राशि के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से बैंक से एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करना होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट। अगर आप अक्सर फ्लाइट से बेंगलुरु जाते हैं या आने वाले दिनों में बेंगलुरु की यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 सितंबर 2026 से यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फी यानी UDF लेने का नियम बदलेगा। अब बेंगलुरु पहुंचने वाले यात्रियों से भी UDF लिया जाएगा। UDF यानी यूजर डेवलपमेंट फी एयरपोर्ट से जुड़ा एक शुल्क है। यह एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़े खर्चों के लिए लिया जाता है। आमतौर पर यह शुल्क एयर टिकट की कीमत में ही शामिल होता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अभी तक UDF मुख्य रूप से वहां से उड़ान भरने वाले यात्रियों से लिया जाता था। नए नियम के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों पर भी यह शुल्क लागू होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अभी तक आयोग के दायरे को लेकर कई सवाल बने। मुताबिक 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को भी नई वेतन आयोग के तहत दोबारा तय करने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि नए वेतन आयोग में सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि पुराने पेंशनरों और उनके परिवारों की पेंशन को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन जैसे संगठन इस मुद्दे को सरकार के सामने उठा रहे हैं।